आज सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि क्या इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश के साथ कोई नाइंसाफी हुई है और क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं और वो नाराजगी इस बार के बजट में दिखाई दे रही है। ये जो दावा हो रहा है, आज हम इसका एक फैक्ट चेक करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के नतीजों ने डबल इंजन सरकार को डिरेल कर दिया है, यानी पटरी से उतार दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी अब लखनऊ से इतने नाराज हैं कि उन्होंने इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ दिया ही नहीं और इतने बड़े राज्य को खाली हाथ छोड़ दिया है। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार और डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता यह है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 14,691 शब्दों का आम बजट का भाषण दिया। 14,000 शब्दों का, जिनमें सबसे ज्यादा 5 बार बिहार का नाम और 4 बार आंध्र प्रदेश का जिक्र था। लेकिन इस 83 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने एक बार भी, एक जगह पर भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया, जबकि उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीटों और आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसका नाम तक नहीं लिया। अभी बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए हैं कि अगर वर्ष 2014 में भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से उतनी ही सीटें जीती होती जितनी इस बार के चुनाव में जीती हैं, यानी मैं जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वही प्रदर्शन होता जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा है, तो बीजेपी को वर्ष 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और उसकी स्थिति ठीक वैसी ही होती जैसी इस बार 2024 में है। अब जरा आंकड़ा देखिए। वर्ष 2014 में बीजेपी ने कुल मिलाकर 282 सीटें जीती थी, जिनमें से 71 सीटें उत्तर प्रदेश से आई थी अकेले। लेकिन अगर उस समय भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 71 की जगह इस बार की तरह 33 सीटें मिली होती, तो वर्ष 2014 में उसकी 38 सीटें कम हो जाती सीधे सीधे, और वो 244 लोकसभा सीटों पर सिमट जाती और बीजेपी के लिए नतीजे बिल्कुल वैसे ही होते जैसे इस बार थे, क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं। तो मैं जो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि 2014 में भी अगर बीजेपी ने ऐसा ही परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में किया होता जैसा 2024 में किया है, तो बीजेपी को 244 सीटें मिलती, और इस बार भी उसे 240 सीटें ही मिली हैं, यानी बीजेपी वहीं खड़ी होती जो जहां इस बार खड़ी है। अब अगले चुनाव पर देखिए। वर्ष 2019 में बीजेपी 303 सीटों पर जीती थी, जिनमें से 62 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से आई। लेकिन अगर उस समय भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इन 62 सीटों की जगह 2024 की तरह 33 सीटें ही मिली होती, यानी इस साल की तरह 33 सीटें ही मिली होती 2019 में भी, तो भी बीजेपी 2019 में 274 लोकसभा सीटों पर सिमट जाती, जो बहुमत के आंकड़े से यानी 272 सीटों से सिर्फ 2 सीटें ज्यादा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2014 और फिर 2019 में इस उत्तर प्रदेश राज्य ने ही बीजेपी को बचाया और उसकी सरकार बनवाई। लेकिन इस बार हैट्रिक नहीं हो पाई। इस बार ऐसा नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ और उसकी वजह से बीजेपी की सीटें घटकर सिर्फ 240 रह गई। अब आप 240 में अगर आप ये 29 सीटें अगर आप जोड़ लेंगे तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। और इसी की वजह से आज बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर निर्भर है, और इन दोनों नेताओं के राज्यों को मोदी सरकार ने इस बार के बजट में 74,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। 2 राज्यों को 74,000 करोड़ रुपए। और जब यह बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को लगभग 59,000 करोड़ रुपए और चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़ रुपए दिए, तो इससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मामले में योगी आदित्यनाथ के साथ नाइंसाफी की है।
यह विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को सजा दी गई है, उत्तर प्रदेश के लोगों को सजा दी गई है। अब इस दावे का फैक्ट चेक करते हैं और देखिए, इस सवाल का जवाब आप 3 बातों से आज जान सकते हैं। पहली बात, यह दावा सही है कि लगभग 15,000 शब्दों के बजट भाषण में उत्तर प्रदेश का जिक्र एक बार भी नहीं आया। लेकिन यह दावा गलत है कि इस बजट में ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश और विपक्षी दलों के राज्यों के साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल और पंजाब जैसे राज्यों का भी इस बजट भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकारें हैं तो भी उनके बारे में जिक्र नहीं। अब आप खुद सोचिए कि अगर बजट भाषण में इन राज्यों का जिक्र नहीं है तो क्या इसका मतलब भी यही माना जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से नाराज हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नाराज हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी वो बड़े नाराज चल रहे हैं? क्या इसका मतलब ये? इसलिए उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसका जिक्र बजट में नहीं। दूसरी बात, वर्ष 2019 में जब मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी, तब भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उत्तर प्रदेश का एक बार भी जिक्र नहीं किया था। और इसीलिए आज ये सोचने वाली बात है कि क्या उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे थे? अब आप खुद सोचिए, अगर नाराजगी का आधार यही है तो इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश का कहीं कोई नाम नहीं, तो फिर क्या इस हिसाब से वर्ष 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ से नाराज थे? और क्योंकि उस समय भी बजट में उत्तर प्रदेश का कहीं कोई नाम नहीं था। तीसरा बड़ा पॉइंट यह है कि बजट भाषण में अगर किसी राज्य का नाम नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उस राज्य को बजट में केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश का नाम तो कहीं नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं जिस पर शायद विपक्षी नेताओं का ध्यान गया नहीं है या वो जानबूझकर ये बात छुपाना चाहते हैं। उदाहरण देखिए, देश में जो 12 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे उनमें से 2 उत्तर प्रदेश में है। कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश की 20 लाख यूनिट्स को फायदा होगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत जिन 20 लाख युवाओं को 1 वर्ष की इंटर्नशिप दी जाएगी उनमें 10% यानी 2 लाख युवा अकेले उत्तर प्रदेश के होंगे और इन युवाओं को मोदी सरकार हर महीने 5,000 रुपए का वजीफा देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 7 जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 7 जिलों में बड़े स्तर पर किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। इसी बजट से केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के लिए 2,44,000 नई नौकरियां पैदा करेगी। हाईवे और सड़कों के लिए उत्तर प्रदेश को 40,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मोदी सरकार अगले 5 वर्षों तक मुफ्त अनाज देगी। और यह सूची बड़ी लंबी है, यहीं समाप्त नहीं होती। इस बार केंद्रीय टैक्स की हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ रुपए, बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 98,000 करोड़, पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़, महाराष्ट्र को 78,000 करोड़ और तमिलनाडु को केंद्रीय टैक्स की हिस्सेदारी में 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक बार बड़ी स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है। जरा देखिए, बड़ी स्क्रीन आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और इन बातों से अब आप ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि यह दावा पूरी तरह से गलत है कि इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश के साथ किसी भी प्रकार की कोई नाइंसाफी हुई है। इस बजट ने नौजवानों के हौसलों को उड़ान दिया है। इस बजट ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। इस बजट ने किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया है। इस बजट ने देश के जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पासमानदा समाज है उसकी क्षमताओं के लिए, विस्तार के लिए काम किया है। और निश्चित तौर पे यही बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही कि किस तरीके से हमारा देश और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी पूरी क्षमता के साथ
तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस बात से समाजवादी पार्टी परेशान है। किसी से कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हम बिना भेदभाव के चलने वाली सरकार है। और आज के दिन में हम कोई किसी से नाराज होकर किसी के साथ न कोई नुकसान किया जाता है, न कोई। हमको अब तक देखा हूं कि आज के दिन में सभी लोग, बजट पहली बार है कि हम जब से आए हों तब से अब पिछले लोगों के बजट देखता था, उसे ये आरोप इस तरीके का निराधार है। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की नाम तक लिया गया, कुछ देना तो दूर है, केवल प्रधानमंत्री को दे दिया गया झुनझुना और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा जो चाहिए लोगों को, सरकार बचाए रखने के लिए कुछ को तो पैसा दे रहे हैं, दूसरों का हिस्सा काट रहे हैं। अब आप विपक्षी नेताओं की रणनीति को समझिए। इस बार विपक्ष उत्तर प्रदेश में एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, यानी एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। और उसकी पूरी कोशिश यह है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी बीजेपी की जो सबसे बड़ी मजबूती उत्तर प्रदेश में है, वो क्या है? वो है उत्तर प्रदेश का डबल इंजन, यानी योगी और मोदी की जोड़ी। ये वो जोड़ी है जिसे पीटना विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल है। और विपक्ष अब ये कोशिश कर रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलकर इस जोड़ी को या तो तोड़ दिया जाए या फिर इसके बारे में गलत फहमी पैदा कर दी जाए। जिस तरीके से उन्होंने संविधान के बारे में गलत फहमी पैदा की, ये कहते हुए कि अगर मोदी सरकार दोबारा आ गई तो संविधान को बदल दिया जाएगा और जो पिछड़ों को आरक्षण दिया जाता है उसे भी बदल दिया जाएगा, ये गलत फहमी पैदा की गई। उसी प्रकार से ये गलत फहमी अब उत्तर प्रदेश में पैदा की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, केंद्र सरकार और यूपी की सरकार के बीच में बनती नहीं है और मोदी सरकार अब यूपी की सरकार को सजा देना चाहती है, इसलिए क्योंकि इस बार यूपी से उन्हें उतनी सीटें नहीं मिली जितने की जरूरत थी। और अगर यूपी ने 2019 के बराबर सीटें दे दी होती बीजेपी को, तो आज बीजेपी अपने दम पर केंद्र में सरकार बना चुकी होती। लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसमें गलतफहमी पैदा की जाएगी। और आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव से ठीक पहले यही किया था और उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीत गई तो वो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को हटा देगी। और उसके बाद से लगातार यह माहौल बनाया गया कि योगी आदित्यनाथ अब कमजोर होते चले जा रहे हैं। और फिर आपने चुनावों के बाद भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर अलग अलग राय आ रही हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की जो रणनीति है पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक कामयाब हो रही है। लेकिन आज हमने इस पूरे दावे का एक फैक्ट चेक किया है और आपने देख लिया कि इस दावे में जो विपक्षी नेता कर रहे हैं कोई सच्चाई नहीं है। आज हमारे देश में एमएसपी की बड़ी चर्चा हो रही है। यह एमएसपी क्या है? एमएसपी का नया डेफिनेशन, नई परिभाषा आई है और विपक्षी दल अब एमएसपी को कह रहे हैं कि यह मोदी सपोर्ट प्राइस है। किसानों के मामले में एमएसपी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को दिया जाता है उनकी फसल के लिए। लेकिन अब इसका नया नाम आया है मोदी सपोर्ट प्राइस। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस बार के बजट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मोदी समर्थन मूल्य दिया गया है और इसमें उन राज्यों के साथ भेदभाव हुआ जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को मोदी सरकार ने थाली में पकौड़े और जलेबी खाने के लिए रख कर दिए हैं और बाकी राज्यों की थालियां जो हैं वो खाली रह गई। यानी दो राज्यों की थाली में पकौड़े भी हैं और जलेबी भी हैं और बाकी राज्यों की जो थाली है वो खाली रह गई। और इन दो राज्यों को, यानी नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, ये मोदी सपोर्ट प्राइस दिया गया है। किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जलेबी, एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। विपक्ष ने यह आरोप लगाए कि विपक्षी
दलों की जहां पर सरकारें हैं, उन राज्यों की थाली खाली छोड़ दी गई। अब इन आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी सफाई दी और कहा कि बजट भाषण में सभी राज्यों का नाम लेना संभव नहीं होता, और अगर बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा। Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. That in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. आज हम एक बात से आप सबको यानी अपने दर्शकों को आगाह करना चाहते हैं। भारत की राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और वो ये है कि अब राजनीति में अलग अलग पार्टियां पहले एक गलत दावा कर देती हैं, एक गलत नैरेटिव सेट कर देती हैं, एक आरोप लगा देती हैं जो निराधार होता है, फिर उन बातों को सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर दिया जाता है। और बहुत सारी बड़ी जनता हमारी ऐसी है जो सोशल मीडिया पर बताई गई इन बातों पर भरोसा कर लेती है, यकीन कर लेती है और फिर सोचती है कि वाकई ये आरोप जो हैं ये सही ही होंगे, ऐसा मानकर चलती है। और कई बार ये आरोप और जो बातें हमारे नेता कहते हैं वो सही नहीं होती। चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा, जैसे संविधान बदलने का एक आरोप था, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और हमारे देश की जनता ने बड़ी संख्या में शायद मान भी लिया कि संविधान बदलने वाला है। इसी प्रकार से बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियां अब यही काम कर रही हैं और यह हर तरफ से हो रहा है, यानी भारत की राजनीति में सब तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल कर दिया जाता है। और इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ऐसे न्यूज चैनल्स, ऐसे अखबार जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो वर्षों से आपको सही खबर देते आ रहे हैं, उनकी जगह और उनका काम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए हम आपसे बार बार बात कहते हैं कि आरोप तो सब लगाते हैं, क्योंकि राजनीति में नेताओं का काम ही झूठे सच्चे आरोप लगाना है, लेकिन आपको अब उनका फैक्ट चेक करना चाहिए। और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट में हमेशा फैक्ट चेक करके बताएं और आपको बताएं कि सही तथ्य क्या कहते हैं।